हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब सबको पता है हेरिडिटी का मतलब होता है हमारे जीन्स और एनवायरनमेंट का मतलब है हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें हमारे आसपास के लोग, हमारा न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सोसाइटी कैसी है, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, सब कुछ आता है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, इन दोनों के मिक्सचर से एक बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट कैसे होती है, हेरिडिटी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, एनवायरनमेंट ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हेरिडिटी मतलब हो गए हमारा जो डीएनए जो होता है, हमारे जो जीन्स होते हैं वो सब, और एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास का वातावरण जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हमारी इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेरिडिटी को। तो हेरिडिटी, ऑल द क्वालिटीज़ अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी खूबियाँ जो एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी हैं, एक पेरेंट्स से अपने बच्चों को जो मिली हैं वो सारी क्वालिटीज़। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्वालिटीज़ ही हों, वो कोई डिज़ीज़ हो सकती है, कोई मेंटल इशू हो सकता है जैसे कि डिप्रेशन, इस टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में, तो फिर बच्चे में भी चांसेस हैं कि वो चीज़ वो बच्चा भी आगे जा कर के फेस कर सकता है। तो फिर जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं या फिर डिजीज़ हैं हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी हैं, जो भी खूबी हैं वो सारी होंगी हमारी हेरिडिटी, यानी कि हमारे जो जीन्स के अंदर जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है वो हो गई हेरिडिटी। अब डॉक्टर मंगल एसके क्या कहते हैं हेरिडिटी के बारे में, तो वो कहते हैं कि हेरिडिटी रेफर्स टू बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म, यानी कि हमारे बायोलॉजी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है या फिर प्रोसेस है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच द चाइल्ड गेट समथिंग फ्रॉम हिज और हर एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज और हर पेरेंट्स। यानी कि एक बच्चा जो है अपने एंसेस्टर से या फिर अपने पेरेंट्स से, एक बच्चे को जो भी एंसेस्ट्रल स्टॉक मिलता है, जो भी अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज़ या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की भी क्वालिटीज़, उनकी जो उनके अंदर एबिलिटीज़ थी, वो ये चीज़ करते थे, ये चीज़ नहीं करते थे, तो फिर वो सब जो भी हमें हेरिडिटी के तौर पे मिला है वो हो गई हमारी हेरिडिटी। हमें हमारे जीन्स के अंदर जो कुछ भी मिला है हमारे पेरेंट्स से, वो सारी हो गई हमारी हेरिडिटी। अब हेरिडिटी कैन बी क्वालिटीज़ एज वेल एज डिजीज़, यानी कि क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं हेरिडिटी में और डिजीज़ भी, यानी कि बीमारियां भी। मतलब कि अगर पेरेंट्स को कोई बीमारी है तो फिर चांसेस हैं कि बच्चे में भी वो बीमारी आ जाएगी, तो फिर ये भी हेरिडिटी से ही होता है। और हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती कि मुझे मेरी हेरिडिटी पसंद नहीं है तो फिर मैं डॉक्टर को बोलूँ और जाके चेंज करा लूँ, तो ऐसा नहीं होता। जो हेरिडिटी एक बार हमें मिल गई वो लाइफ टाइम वही रहती है। तो हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में जो हैं वो जो भी ट्रेट्स वगैरह आते हैं वो हो गई हमारी हेरिडिटी। तो चिल्ड्रन लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेट्स दे इनहेरिट। अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से उनकी शक्ल मिलती है, सिमिलर होते हैं, नाक मिलती है, आइज़ मिलती हैं, तो फिर ये क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हीं पेरेंट्स से अपनी हेरिडिटी ली है, तो उसी हेरिडिटी की वजह से दे लुक सिमिलर। अब हेरिडिटी प्रोवाइड बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि हेरिडिटी जो एक बेस बना देती है किसके लिए? एक इंसान की पर्सनैलिटी के लिए, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए एक बेस बना देती है हेरिडिटी। यानी कि पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है? हमारे बोलने का स्टाइल हो गया, हमारे फेस का स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ हमें मिलती कैसे हैं? हेरिडिटी से ही। तो एक बेस जो है हेरिडिटी बना देती है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। तो हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विथ, यानी कि एक जब आप पैदा होते तो फिर आपको जो भी आपकी हेरिडिटी से मिला होता है, जो भी आपको अपने पेरेंट्स से मिला होता है वो हेरिडिटी, यानी कि जो चीज़ लेकर के हम पैदा होते हैं वो है हमारी हेरिडिटी। और हेरिडिटी सेट्स लिमिट, मिनिमम लिमिट और अपर लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट सेट कर देती है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, यानी कि एक जो पर्सन है वो कम से कम उसकी इतनी जो है ग्रोथ तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर वो चाहे बहुत ज़्यादा उसको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिले तो मैक्सिमम उसकी ग्रोथ यहाँ तक जानी चाहिए, और मिनिमम इतनी तो होगी ही। तो ये दोनों चीज़ें हेरिडिटी सेट करती है। अब हेरिडिटी डिसाइड्स हाउ फार वी विल गो, यानी कि वही हमारी मिनिमम लिमिट, यानी कि अगर हमें कोई इन्वायरमेंट ना भी मिले, कुछ ना भी मिले, तब भी हमारी इतनी ग्रोथ जो है या फिर इतनी डेवलपमेंट तो हो ही जाएगी, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि हम यहाँ तक तो ग्रो करेंगे या इतनी डेवलपमेंट होगी।
हाउ फार वी विल गो यानी कि हमारी मिनिमम लिमिट, एंड हाउ फार वी कैन गो यानी कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर एक बच्चे में वो चीज़ की क्वालिटी है और उसको बहुत अच्छा उस चीज़ का एनवायरनमेंट भी मिल गया, बहुत वो मेहनत भी कर रहा है उस चीज़ के पीछे, तो फिर वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। ये दोनों चीज़ें यानी कि उसकी मिनिमम लिमिट भी और उसकी मैक्सिमम लिमिट भी, यानी कि वो कहाँ तक जाएगा कंफर्म है, और कहाँ तक वो जा सकता है। अगर वो और एफर्ट्स लगाए और प्रैक्टिस करे और ट्रेनिंग ले तो फिर वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दोनों कौन डिसाइड करती है, हमारी हेरिडिटी। अब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, अब हेरिडिटी आती कहाँ से कि कंसेप्शन के टाइम पे जो एक फर्टिलाइज सेल होता है, जो एक सिंगल सेल होता है, जो बेबी बनने से भी पहले जो फर्स्ट मंथ में जो एक सिंगल सेल होता है, उसको बोलते हैं हम हमारा जाइगोट। वो एक सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है वो, और उस जाइगोट के अंदर होते हैं 46 क्रोमोजोम्स। 46 क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, पेयर में। पेयर में यानी कि दो दो के पेयर, जैसे ऐसे ऐसे दो दो के पेयर में ऐसे करके 46 जो हैं ये नंबर में होते हैं। और अगर इनके पेयर्स देखे जाएँ तो 23 इनके पेयर्स होते हैं। और ये जो 23 पेयर्स हैं ये इस सिंगल सेल्ड जाइगोट में होता है। तो द क्रोमोजोम्स आर पेयर ऑफ 23, टोटल 46। अब हमारे जो जीन्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि हेरिडिटी जो है हमारी, जो हमें पैदा होते ही हमारी हेरिडिटी मिलती है, वो जो है वो इन्हीं क्रोमोजोम्स में होती है। ये जो हमारे 23 पेयर्स हैं, फिर 46 क्रोमोजोम्स हैं, इन्हीं के अंदर जो है हमारे जीन्स या फिर हमारी हेरिडिटी जो है वो होती है। और इन्हीं जो है ये हो गया हमारा क्रोमोजोम, ये हो गया हमारा सेल, हमारा जो जाइगोट था, और ये जाइगोट के अंदर हो गए हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। अब ये जो क्रोमोजोम है इसके अंदर होता है हमारा डीएनए, या फिर हमारे यूँ कह सकते हैं हमारी जीन्स, हमारी हेरिडिटी। अब फ्रॉम दीज 23 पेयर्स, अब हमने देखा कि 23 पेयर्स थे, टोटल 46 थे। उस 23 में से 22 जो पेयर्स हैं क्रोमोजोम्स के, वो तो होते हैं बिल्कुल सेम, सिमिलर, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। ऑटो का मतलब होता है एकदम सेम। लेकिन जो हमारा 23rd पेयर होता है वो अलग होता है। वो जो 23rd पेयर है उससे डिसाइड होता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम डिसाइड करता है। ये सेम नहीं होता सब में, और बाकियों से भी डिफरेंट होता है। शुरू के 22 तो बिल्कुल सेम होते हैं, 23rd वाला अलग होता है। इसको हम बोलते हैं हमारा सेक्स क्रोमोजोम। अगर एक क्रोमोजोम एक्स और एक्स है तो जो बेबी है वो गर्ल होगी, और अगर ये एक्स और वाई है तो बेबी है वो बॉय होगा। और ये जो चीज़ है कि बच्चा लड़का है या लड़की, ये चीज़ डिसाइड होती है बाय फादर। फादर के क्रोमोजोम से डिसाइड होता है, फादर की साइड से कौन सा क्रोमोजोम आया है उससे डिसाइड होता है कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा। ये थी हमारी सेक्स की डिटर्मिनेशन कि एक्स और मतलब फादर की साइड से एक्स और वाई आएंगे, मदर की साइड से एक्स और एक्स आएंगे, तो फिर फादर की साइड से कौन सा क्रोमोजोम आ रहा है ये डिसाइड करेगा कि जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगी। तो ये हैं हमारे क्रोमोजोम्स। जैसे हमने बताया था कि शुरू के जो पेयर्स हैं वो सारे सेम होते हैं, 22 पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं सब में। इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स, जो सेम होते हैं सब के अंदर शुरू के 22 पेयर्स तक, यहाँ तक। लेकिन जो हमारा 23rd पेयर है बस वही अलग होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। जो 23rd पेयर है वही अलग होता है। ये हो गए हमारे क्रोमोजोम्स। अब नेचर ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी कि हमारे जो जीन्स हैं, ये जो हमारे क्रोमोजोम्स हमें जो हेरिडिटी दे रहे हैं उनका जो है वो नेचर क्या है। तो हेरिडिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। मतलब कि हमारी जो हेरिडिटी है वो हमें दो तरीके से, दो चीज़ें हमें देती है, एक हमारा फिज़िक और एक हमारी साइकोलॉजी, या फिर हमारे जो ब्रेन है या फिर हमारी जो मेंटल जो स्ट्रक्चर है वो जो है हमारी हेरिडिटी हमें देती है। एक तो हमारा फिज़िकल हेरिडिटी कि हमारा फिज़िक हमें हमारे पेरेंट्स से कैसा मिला है। अब जैसे ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की भी होती है, एक्सेप्शंस होते हैं बट जनरल ऐसा ही होता है। तो हमारा जो फिज़िकल हेरिडिटी है कि फ़िज़िकली हमें हमारे पेरेंट्स से जो फिज़िक मिला है, साइज़, फॉर्म, अपीयरेंस, आँखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, मसल्स हो गई, तो ये होती है हमारी फ़िज़िकल हेरिडिटी कि हमारे पेरेंट्स से हमें फ़िज़िक कैसा मिला है, हमारी हेरिडिटी में हमें फ़िज़िक क्या है। तो जैसे कि जो बच्चे जो होते हैं उनकी आइज़ वगैरह हो गई, कलर्स हो, फेस का कलर हो गया, बाल हो गए,
बाल कैसे हैं, मोटे बाल हैं, पतले बाल हैं, स्किन का कलर है, लंबे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो गई हमारी फिज़िकल हेरिडिटी, यानी कि हमें हमारी हेरिडिटी में हमारा फिज़िक कैसा मिला है। नेक्स्ट हेरिडिटी हमें हमारी देती है हमारी साइकोलॉजी, यानी कि हमारा ब्रेन कैसा मिला है हमें, हम चीज़ों को जल्दी समझते हैं, लेट समझते हैं, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, मेंटल ट्रेट्स, हम चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस रहते हैं, नहीं सिर्फ रट्टा मारना पसंद करते हैं, कैसे चीज़ें समझते हैं, लिख कर समझते हैं, बोल के समझते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये भी मोस्टली जो है वो इनहेरिटेड होती है। जैसे कि ऐसा होता है कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो फिर बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, रेयर केस में ये अलग होता है, बट जनरली ये सेम रहता है। और हमारा जो IQ है वो भी हमारी हेरिडिटी डिफाइन करती है। अब ऐसा है कि जैसे प्रैक्टिस जो होती है उससे तो हम अपने ब्रेन को और शार्प कर लेते हैं, लेकिन हम कितना सीख सकते हैं वो चीज़ हमारी जो है वो हेरिडिटी ही डिसाइड करती है, यानी कि इस लेवल तक हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे कि मिनिमम लिमिट हमने देखी थी और एक मैक्सिमम लिमिट थी। मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के अंदर अगर हम प्रैक्टिस करें तो फिर हम हमारी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच सकते हैं, नहीं करेंगे तो मिनिमम तक ही रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस लिमिट से भी बाहर निकल जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना IQ हमें मिला है उसके अंदर हम प्रैक्टिस वगैरह करके अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो हमारा IQ है वो डिफाइंड रहता है हेरिडिटी से ही, उसको हम चेंज नहीं करा सकते। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है, IQ है, इज़ डिफाइंड बाय आवर हेरिडिटी। अब नेक्स्ट हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जैसे मैंने बताया था कि जो हेरिडिटी है उससे हमें क्वालिटीज़ मिलती हैं हमारे पेरेंट्स की। अब ज़रूरी नहीं कि क्वालिटीज़ हमें डिजीज़ भी तो मिल सकती हैं, अगर उनमें हमें अच्छाइयाँ मिलती हैं तो बुराइयाँ भी तो मिल ही सकती है ना। तो डिजीज़ में जैसे फर्स्ट डिजीज़ है हमारी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 23 पेयर्स हमारे पास आते हैं क्रोमोसोम्स के, 21st क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से डेवलपमेंट और मतलब बॉडी की डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होती है, डिले रहती है। ये जो सिंड्रोम है इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं इनका जो है वो शॉर्ट स्टॉकी बिल्ड होता है, छोटी हाइट के होते हैं, स्मॉल नोज़, माउथ एंड ईयर्स होते हैं, स्लाइटली जो इनकी जो 5th फिंगर है वो स्लाइटली मुड़ी हुई रहती है, बेंट रहती है, फ्लैट और राउंड शेप का इनका फेस वगैरह होता है, आमंड शेप्ड आइज़ होती हैं, यानी कि बादाम की शेप की इनकी आइज़ होती हैं, और जो है आइज़ के अंदर वाइट कलर के स्पॉट्स रहते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर आमंड शेप की आइज़ हो गई, नोज़, माउथ, इनका जो साइज़ है वो स्मॉल होना, और आँखों के अंदर जो है वाइट वाइट स्पॉट्स रहते हैं, राइट फिंगर जो है वो 5th फिंगर जो वो थोड़ी सी मुड़ी होना। तो ये सारे डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं कि शॉर्ट हाइट होती है, 5th फिंगर मुड़ी होती है, मतलब माउथ और नोज़ की जो लेंथ है वो स्मॉल रहती है। तो ये हो गए डाउन सिंड्रोम के हमारे सिम्टम्स। अब दूसरा जो सिंड्रोम है वो है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ फीमेल्स में होती है। इसमें क्या होता है कि जो 2XX करके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक जो है वो मिसिंग हो जाता है, एक नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि दिस कंडीशन अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स। इसमें जो है वो एक क्रोमोसोम मिसिंग रहता है या फिर पार्शियली मिसिंग रहता है। तो इसमें जैसे हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है शॉर्ट हाइट, वेब्ड नेक, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि हेरिडिटी से जो डिजीज़ हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा और भी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो गया, डायबिटीज़ हो गई, तो फिर वो सारी भी हमारे हेरिडिटी से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने ट्विन्स की। ट्विन्स होते हैं, सबको पता है, जुड़वा बच्चे। तो 2 टाइप के ट्विन्स होते हैं हमारे, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स और एक होते हैं पैटर्नल ट्विन्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं, दोनों का फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम। और पैटर्नल ट्विन्स होते हैं जो ट्विन्स तो होते हैं बट उनका फेस वगैरह इतना सिमिलर नहीं होता, बस कहने को जुड़ा है, बट उनका फेस वगैरह अलग रहता है, उनका जेंडर भी अलग रहता है। और जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें जेंडर भी दोनों बच्चों का सेम रहता है। तो जैसे कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स है वो एक ही ओवम से बने होते हैं, यानी कि जो एक ही एग होता है उसी से ही 2 बच्चे जो हैं वो बन जाते हैं, तो फिर वो होता है आइडेंटिकल ट्विन्स।
और पैटर्नल ट्विंस में दो अलग अलग एग से दो अलग अलग बच्चे। दे रिजेंबल ईच अदर, यानी कि इनका जो फेस है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है, लेकिन जो पैटर्नल ट्विंस होते हैं उनका फेस अलग अलग रहता है। दे आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स, यानी कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो फिर दोनों बच्चे या तो लड़की होंगे या दोनों बच्चे लड़का होंगे। इसमें क्या है कि सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट लड़का लड़की अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस में एक एग होता है, उससे ही दोनों बेबीज़ बन जाते हैं, और इसमें दो एग होते हैं, उससे दो बेबीज़ बनते हैं अलग अलग। ये हो गई हमारी आइडेंटिकल और पैटर्नल ट्विंस की बात। अब इसके आगे हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की चीज़ें जो हैं ये एक बेस था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए, बट ये जो ट्विंस वाली बात हो गई और ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये सब एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं। तो इसके आगे की चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।